तो क्लास 10 के बच्चों क्या हाल चाल है। तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारा हिस्ट्री मतलब इतिहास का मैं 3 मार्क्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, बस इतना पढ़ा तुम हिस्ट्री में और तुम्हारा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा स्वाहा, ठीक है। और मैंने पॉलिटी, मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का वीडियो डाल दिया 3 मार्क्स वाला, जाके देख लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया क्या है। तो भैया क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करो। भैया किसान से और तुम्हारा कारीगरों से क्यों काम करवा रहे हैं भाई, मशीन क्यों नहीं काम करवा रहे हैं भाई, वही जानना चाहते हैं हम कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। सो तो क्या लिखेंगे उत्तर में तुम्हारा, शहरों में गिल्ड का नियम बहुत सख्त हो गया था तुम्हारा। तो गिल्ड मतलब क्या तुम्हारा, कोई संगठन का नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गया था, जिससे सौदागर अपनी मर्जी से उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। भैया कितना तुम्हारा उत्पादन करना है वो अपनी मर्जी से नहीं, सौदागर डिसाइड करे, सौदागर डिसाइड नहीं करेगा, गिल्ड डिसाइड करता, इसलिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, गांव में किसान और कारीगरों खेती के खाली समय में खेती करते थे, उसका जो खाली समय होता था उसमें कम मजदूरी, क्या तुम्हारा कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार रहते थे, है ना भाई। तो क्या तुम्हारा कम ही पैसा में तैयार होता तुम्हारा, कितना सब कोई मजदूर, किसान और कारीगर सब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, गांव में काम करवाने से सौदागरों को अधिक मात्रा में और सस्ता माल मिलने लगा। तो भाई क्या बोला गया तुम्हारा, क्वेश्चन बोला था यूरोपीय शहर में सौदागर किसानों और कारीगरों क्यों काम कर रहा था भाई। तो भाई 3 रीजन तुम्हारा क्या तुम्हारा, सबसे पहले भाई सौदागर क्यों काम कर रहा है भैया, गिल्ड का नियम क्या तुम्हारा हार्ड हो गया तुम्हारा, हाँ या ना। दूसरा क्या तुम्हारा, किसान और कारीगर क्या तुम्हारा कम मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार है, तो किसान से कारीगर से ही करवाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा कि भाई अधिक मात्रा का उत्पादन दे रहा है कौन, किसान लोग और क्या मजदूर लोग, और सस्ता माल सस्ता मिल जाए, सस्ता में उत्पादन कर दे रहा है, अब बेचेगा महंगा में, पूरा पैसा कमाएगा, हाँ या ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखो भाई मरियान और जर्मेनिया कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व था, बताते हैं बच्चा क्या महत्व था। सो तो देख बच्चा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं मरियान फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है, तुम्हारा राष्ट्रीय प्रतीक थी भाई, ठीक है ना। कौन, मरियान, कौन तुम्हारा मरियान, और तुम्हारा जर्मेनिया जो थी, ठीक है ना, जर्मेनिया जो थी जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक मतलब सिंबल था भाई, क्या तुम्हारा सिंबल था। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, दोनों को स्त्री के रूप, कौन सा रूप दिया तुम्हारा, स्त्री के रूप से चित्रित किया गया तुम्हारा। कैसा चित्र बनाया गया, इसको स्त्री के रूप दिया गया ताकि राष्ट्र को जीवित रूप दिया जा सके, राष्ट्र को क्या तुम्हारा जीवित रूप दिया जा सके। तीसरा पॉइंट क्या है इसका तुम्हारा, उनके चित्रों से स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रवाद की भावना प्रकट होती थी। तो याद रखना तुम्हारा क्या बताया तुम्हारा बच्चा कि तुम्हारा जो मेरियान है और जर्मेनिया है वो क्या तुम्हारा प्रतीक है, तुम्हारा एक तुम्हारा प्रतीक है, एक तुम्हारा फ्रांस की प्रतीक है, एक तुम्हारा क्या तुम्हारा जर्मनी का प्रतीक है। दूसरा क्या तुम्हारा, इसको स्त्री रूप दिया गया, क्यों दिया गया बाबू, क्योंकि राष्ट्र को एक जीवित रूप देना है बाबू, क्या तुम्हारा जीवित रूप देना है। और तीसरा पॉइंट में क्या बोला गया तुम्हारा, स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रवाद को भावना को क्या करना, हमको पैदा करना है, किसमें, लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख बच्चा क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इटली का एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में वर्णन करें। इटली का एकीकरण मतलब क्या तुम्हारा, इकट्ठा करना भैया, आ जा बच्चा सब एक जगह हो जा और एक देश बना दे, इसको बोलते हैं एकीकरण। तो कैसे एकीकरण किया गया, देख रहे बच्चा, इटली का एकीकरण की प्रक्रिया, पहला प्रक्रिया क्या है तुम्हारा, मैजिनी ने राष्ट्रवादी विचार फैलाकर एकीकरण की भावना जगाई, पहले भावना को जगाया कौन, मैजिनी ने, ठीक है ना, कैसे, राष्ट्रवादी विचार को फैलाकर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या तुम्हारा, काबूर जो है, काबूर ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से, भैया कूटनीति किया कौन, काबूर, और युद्ध के माध्यम से उत्तरी इटली को संगठित किया, क्या तुम्हारा संगठित किया। तीसरा क्या है तुम्हारा, गैरीबाल्डी, क्या तुम्हारा गैरीबाल्डी ने लाल कमीज, क्या तुम्हारा लाल कमीज सेना, भैया सबको कमीज कैसा बना दिया, लाल, है ना भैया, सेना से दक्षिणी इटली, क्या तुम्हारा दक्षिणी इटली को मुक्त कराया, लाल कमीज को, बेटा अपना लाल कमीज लो, भाग यहां से भाग। चौथा पॉइंट क्या तुम्हारा, 1861 में इटली एक नया राष्ट्र बन गया, 1861 में क्या तुम्हारा इटली एक नया राष्ट्र बन गया। चल भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, सो देखो बच्चा
भैया आ गया फेवरेट चैप्टर तुम्हारा, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, है ना, भारत में राष्ट्रवाद। तो क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिख देते हैं, बस सुनते रहिए आप। तो हम लिखते हैं साइमन कमीशन पे संक्षिप्त टिप्पणी। तो टिप्पणी क्या लिखेंगे, साइमन कमीशन का गठन 1927 का, वो तुम्हारा 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा मतलब जांच पड़ताल के लिए किया गया था। इस कमीशन में सभी सदस्य, क्या तुम्हारे सभी सदस्य अंग्रेज थे। बेटा इंडिया में भी सब सदस्य बोले भी अंग्रेज के, मार छिल भागे से। और इसका कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। बेटा मेरे देश में हम ही शामिल नहीं करेगा, इसलिए इसका गो बाय गो किया था। देखो भैया, इसी कारण भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ। क्या तुम्हारा व्यापक विरोध, लोग आगे सड़क पुत्र के भाग। देखो क्या बोले, देश भर में साइमन गो बैक, जैसे साइमन आया बोला भाग 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 भाग, इसे नारा लगाने लगे। किसको, साइमन को। और कई स्थानों में प्रदर्शन हुए। इससे भारतीय में स्वतंत्रता, क्या तुम्हारा स्वतंत्रता आंदोलन का नई दिशा मिला। लोग जागरूक हो गए कि मेरा भारत को क्या करना है, आजाद कराना है। किससे, ये छिलल मुर्गन लोग से। ठीक है, चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा, है ना। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। पता होगा तुम्हारा दांडी यात्रा में बूढ़ो जी क्या किए, तुम्हारा निकल दिए थे भाई नमक बनाने के लिए। तो देख भैया उत्तर क्या लिखेंगे, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी, कौन तुम्हारा, महात्मा गांधी, कितना बाल था महात्मा गांधी का मतवा में, हम तो गिन लिए 2 बाल था, तुम गिनो बताना बच्चा, द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पद यात्रा थी। तुम्हारा कैसा, तुम्हारा पद यात्रा। भैया गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गलत मत समझना। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को शांतिपूर्ण से विरोध करना था। गांधी जी ने 12 मार्च, कितना मार्च, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जहां वो रहते थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा। कानून को तोड़ डाला बेटा, कानून तो नमक में भी कर लगाएगा भाग्य से। इस यात्रा को सविनय, क्या तुम्हारा भैया, सविनय अवाग्या आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला और स्वतंत्र आंदोलन का नई दिशा मिल गई, है ना भाई। गांधी जी भाई बहुत अच्छे इंसान थे भाई गांधी जी, बस बूढ़ा है इसलिए बूढ़ा है भैया, बूढ़ा है तो बूढ़े नहीं बोलेंगे, बच्चा थोड़ी बोल देंगे। चल भाई, लेकिन दिमाग खोपड़ी बहुत तेज इंसान था, तो बहुत मस्त इंसान था भाई। 6 नंबर देख ले, रॉलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन कीजिए। तो भैया चैप्टर का नाम तो गांधी जी डाल देना चाहिए, बेकार ही डाला नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। देख भाई उत्तर इसका क्या होगा तुम्हारा, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। भैया याद करना, ये डेट तुम्हारा कब पूछेगा, एमसीक्यू में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक कठोर और क्या, अन्यायपूर्ण, क्या तुम्हारा अन्यायपूर्ण कानून था। इस कानून के अनुसार सरकार बिना किसी मुकदमा को किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर, बेटा मतलब बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में चले जेल में डाल देगा। बहुत गलत नियम था, हाँ या ना, हाँ था। गिरफ्तार कर जेल में बंद कर सकती थी, जिससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। क्या तुम्हारा, लोग स्वतंत्र घूम नहीं पाए, मतलब मन जब मर्जी तब जेल में डाल दो। ये कौन सा है बच्चा, हमारे घर में रखे नौटंकी। गांधी जी ने इस कानून का कड़ा विरोध किया, बोला ना चल तो ना चोल बे सब। इसे काला कानून, क्या बोला तुम्हारा, काला कानून कहा गया। बोला जाएगा किसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। उन्होंने इसका विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह, क्या तुम्हारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। देश भर में शांतिपूर्ण हड़ताल और प्रदर्शन किए गए। हो गया तुम्हारा रॉलेट एक्ट स्वाहा। वही अगला देख क्वेश्चन तुम्हारा, खिलाफत आंदोलन को पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एकदम छोटे में लिख दीजिए, लिख देंगे बच्चा 3 नंबर में आ जाएगा, तुम्हारा टेंशन नहीं लेने का। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमान द्वारा शुरू किया गया। कौन तुम्हारा, भारतीय मुसलमान क्या नहीं शुरुआत किया इसका, खिलाफत आंदोलन का। इसका मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफत पद और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया। ठीक है ना भाई। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। क्यों किया, सुनो भाई। इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ावा मिला और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नई दिशा और मजबूती मिली। इसलिए गांधी जी ने मुस्लिम लोगों का सपोर्ट कर दिया, है ना भाई। देश को आजाद करवाना था भाई। हाँ। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुन बच्चा, जलियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का, तुम्हारा अमृतसर मतलब कहां है अमृतसर? पंजाब में है सर, वहां हुआ था। लोग रॉलेट एक्ट, काला कानून है ना भाई, रॉलेट मतलब तुम्हारा काला कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर, यही बकवा था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चला दी, है ना भाई, जिससे बहुत से निर्दोष लोग मर गए, घायल हो गए, बहुत कोई तो कुआं में डूब गया भैया, है ना। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और फिर से आजादी का आंदोलन तेज हो गया। लोग में बोला आप तो मुसलमान को बना भागा मार दो, ऐसा आगे देख भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तुम्हारा? 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? इसका कारण की चर्चा कीजिए। भैया मशीन छोड़कर जा रहा है, किसका आदमी पास जा रहा है, कहा है बताओ, कहा है बताते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीन के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके मुख्य कारण हैं, कितने हैं ये भैया? 5। ये तुम्हारा 5 मार्क्स में आ सकता है। अगर 3 मार्क्स में आए तो 3 पॉइंट लिखना, 5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट लिखना। क्लियर नहीं क्लियर? तो भाई देख कैसे लिखेंगे। हाथ से बना सामान अच्छी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और सुंदर सा डिजाइन वाला होता है, इसलिए मशीन की जगह हाथ से करवाया। शुरुआती मशीनों हर तरह का बारीक काम नहीं कर पाता था। शुरुआत में जो मशीन बना था बारीक काम मतलब महीन काम मतलब छोटा छोटा काम नहीं कर पाते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या? मशीनें महंगी थी, उनका देखभाल में ज्यादा खर्चा लगता था। बेटा इतना पैसा काहे इन्वेस्ट करेंगे जब आदमी तैयार है कम दाम में काम करने के लिए। चौथा पॉइंट क्या? बेरोजगारी के कारण श्रमिक कम मजदूरी में उपलब्ध था। लोग बेरोजगारी ज्यादा था तो बोला भाई बस 100 रुपए दाम है, लोग बोले 50 में कर दो, हमरा बोला मशीनों का खरीदो, हमरा बोला तो तैयार काम करने के लिए। हाथ से काम करने से उत्पादन में लचीलापन, क्या तुम्हारा लचीलापन रहता तुम्हारा, है ना। जैसा मन तैसा बना दो भैया, जैसा डिमांड है वैसा बना दो, ठीक है ना। मशीन में तो फिक्स रहेगा भैया, यही शेप का यही शेप लगेगा। लोगों को पसंद है गोल बना दो, लोगों को पसंद है तुम्हारा त्रिभुज बना दो, हाँ या ना। चलो बच्चा ये क्वेश्चन बनाओगे कंप्लीट। आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? सुन बच्चा, ये 3 पॉइंट याद कर ले, तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? देखो बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अग्रिम पैसा, क्या तुम्हारा पहले पैसा पकड़ा दिया, लेने के बाद बुनकर कर्ज में फंस जाते थे। भैया पहले पैसा पकड़ा दिए, भैया पैसा पकड़ा लिए फंस गया है ना, और कंपनी के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे। पहले पैसा पकड़ा दो कहीं भी, अब बोलो बेटा पैसा दे ले, काम कर। भाई दूसरा पॉइंट क्या? कंपनी के एजेंट, जो एजेंट था कंपनी का, बुनकरों पर निगरानी और दबाव रखते थे ताकि वे समय पर और तय मात्रा में कपड़ा दे। तीसरा पॉइंट क्या? बुनकरों को अन्य व्यापारियों मतलब दूसरे व्यापारी से कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं देते थे, जिनकी वजह से उनका आजादी क्या हो तुम्हारा खत्म। क्या तुम्हारा खत्म? ये भी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? उपनिवेशिक सरकार ने इसे क्यों लागू किया? इनके 3 कारण बताइए भैया। वर्नाकुलर प्रेस क्या है? तो उत्तर देख ले भैया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 भैया एमसीक्यू मांग सकता है। ईस्वी में लॉर्ड लिटन, क्या तुम्हारा लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया। इसे लागू करने के कारण भैया 3 कारण याद कर लेंगे सर। पहला पॉइंट क्या तुम्हारा? भारतीय भाषाओं के अखबार सरकार की नीतियां की आलोचना कर रहे थे भैया, इसलिए बंद कराया भाई, लागू नहीं करने दिया। ठीक है भाई। दूसरा तुम्हारा सरकार को डर था कि अखबार से लोग में असंतोष, क्या तुम्हारा असंतोष और विद्रोह फैल सकता है अखबार के कारण। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या तुम्हारा? सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखना चाहती थी, इसलिए। ठीक है। ये 3 कारण हो गया तुम्हारा लागू करने का। ठीक है। चलो बच्चा आगे क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तुम्हारा? 11 टका। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दोनों को उदाहरण देते हैं, सुन बच्चा। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? यूरोप में चर्च और शासकों को डर था कि आम लोग किताब पढ़कर धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठा देंगे कि ये गलत ही सही है, ये गलत ही सही है। भारत में क्या तुम्हारा? अब आती है भारत में। ये हो गया तुम्हारा यूरोप का, ये हो गया तुम्हारा भारत का। भारत में कुछ रूढ़िवादी लोग को चिंता था कि छपी हुई किताब से
पुरानी रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं कमजोर हो जाएंगे। ये दो कारण बता दिए तुम्हारा, हाँ या ना? हाँ। आगे देखते तुम्हारा, आगे क्या है सर? देखो रे बच्चा, हम सर नहीं तेरा भैया है रे। 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण, क्या तुम्हारा मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? चर्चा कीजिए, करते हैं चर्चा अब हम। चर्चा स्टार्ट। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कैसे? सो देखो बच्चा, सस्ती किताबें, पर्चे, अखबार उपलब्ध होने से लोग, जिससे गरीब लोग भी पढ़ने लगे, है ना भाई? पढ़ने लगे भैया साहब, गरीब लोग भी पढ़ने लगा भैया, बहुत अच्छा हुआ। धार्मिक किताबों और लोक साहित्य छपने से ज्ञान और जागरूकता बढ़ने लगी। तुम भी किससे पढ़ते होगे? किससे? किताबों से पढ़ते होगे, है या ना? भैया देख ले, सामाजिक सुधारक के विचार छपकर फैले, जिससे गरीब जनता में सामाजिक चेतना विकसित हुई, है ना भैया? तुमको पता होगा भैया, 100 साल हमको पता ही ना था कि हम लोग गुलाम है। अगला साल के बाद 100 साल के बाद वो लोग बोला, रे बेटा तू गुलाम ही रे, इसलिए मुर्गा तोरा गुलाम ही बना के रख लो रे, गुलाम हो तो मालिक हो रे। हाँ, ऐसे कर रहा था। तो भैया जानकारी होना जरूरी है, सामाजिक चेतनाएं होना जरूरी है। कैसे फैला? यही तुम्हारा किताबों से, ही तुम्हारा क्या, अखबारों से। इसलिए तुम्हारा क्या हो गया? लेक्चर क्या हो गया तुम्हारा? स्वाहा। मेरा नाम है सौरभ और तुम्हारा सारा डाउट क्लियर करूंगा मैं। तो देखते जा, मैंने एसएसटी का क्या चला दिया तुम्हारा? एसएसटी का मैंने चला दिया टॉपर सीरीज का, तुम्हारा टॉपर एसएसटी टॉपर सीरीज। तो ये तुम सीरीज को देख लो। मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कराया। कि कौन सा सर? भूगोल का भी, पॉलिटी का भी, मतलब नागरिक शास्त्र का भी, और ये रहा तुम्हारा इतिहास का भी और अर्थशास्त्र का भी। 3 नंबर में सारा कंप्लीट करवा दिया। तो देख डाल, अगर ये बच्चा देख डालोगे, तुम्हारा मार्क्स 100% पक्का है तुम्हारे एग्जाम में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।